स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल में जिसका नाम है IKM शिक्षा। हम लोग सॉलिड स्टेट लेक्चर नंबर 4 की तरफ आज बढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कैसे यूनिट सेल को क्यूबिक यूनिट सेल में डिवाइड किया गया है और क्यूबिक यूनिट सेल कितनी तरह की होती हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इन तीनों तरह की यूनिट सेल के बारे में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई थी, जिसमें हमारे नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं पर यूनिट सेल के बेस पर, और इसके अलावा हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, डेंसिटी कैसे निकालते हैं, और एज लेंथ और स्फीयर की जो रेडियस है उसके बीच में रिलेशन क्या होता है। पैकिंग एफिशिएंसी का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया था, उसके बारे में भी मैंने आपको समझाया था। तो बच्चों, क्यूबिक यूनिट सेल खत्म करने के बाद आज के लेक्चर में हम हेक्सागोनल यूनिट सेल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, तो आपको मैंने सेकंड लेक्चर में ब्रेविस लैटिस के बारे में समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, लेक्चर नंबर 2 में ब्रेविस लैटिस के बारे में समझाया था। उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पॉसिबल जो हो सकती हैं वो मैंने बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाकर उस वीडियो को देखिए, ऊपर लिंक आ रही है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हेक्सागोनल यूनिट सेल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। हेक्सागोनल यूनिट सेल के बारे में डिस्कस करने के लिए हमें एक हेक्सागोन बनाना पड़ेगा। यूनिट सेल, वैसे ये बोर्ड एग्जाम में इसका जो मेन डेरिवेशन है पैकिंग एफिशिएंसी का वो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, तो वो भी यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा। तो पहले हम क्या करेंगे, हेक्सागन बनाना सीखेंगे। हेक्सागन बनाने के बेटा दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक नॉर्मल सा हेक्सागन बना दिया मैंने यहाँ पर, ठीक। अभी मैं क्या करूंगा कि इसका 3D व्यू बनाऊंगा, है ना। 3D व्यू कैसे बनाऊंगा मैं, जो एज देखो ये आपको वर्टेक्स नजर आ रहे हैं ना, कितने वर्टेक्स हैं बच्चों, 6 वर्टेक्स हैं। इन 6 वर्टेक्स में से हम क्या करेंगे, हर वर्टेक्स को उतना ही नीचे ले जाएंगे जितना वो अभी नीचे प्रेजेंट है, ठीक। चलिए ये आपका हो गया कुछ इस तरह से, एक एज लेंथ आ गई। इसको हम बिल्कुल बीचों बीच में रखेंगे, ये यहां आ गया। इसको हम यहां रखेंगे बीचों बीच में। ये मैंने इसको मिला दिया, ये मैंने इसको मिला दिया। अब इसको उतना ही हमें क्या करना है, ऊपर रखना है बच्चों, ठीक। तो अभी ये थोड़ा सा गलत हो गया, हमारे बेस बन गया एक्चुअली में, है ना। थोड़ा सा ये गलत हो गया है। अभी इसको हमें यहां पे रखना है, थोड़ा बीचों बीच में, है ना जी, ठीक है। तो ये इधर मिला दिया मैंने, और ये पॉइंट मेरा आपका यहाँ मिल गया। तो एक पॉइंट यहाँ मिल गया, एक पॉइंट यहाँ मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट ये रहा मेरे पास, एक पॉइंट ये रहा। तो दोनों को मैंने इधर मिला दिया। तो आप देख सकते हैं हेक्सागन आपके सामने तैयार है। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या होता है कि ये जो वर्टेक्स है इसके वर्टेक्स के बिल्कुल नीचे आ जाए, बिल्कुल कोइंसाइड करे। कोइंसाइड का मतलब बिल्कुल लाइन में आ जाए। उस केस में आप ये वाला फेस हेक्सागन का नहीं दिखा पाएंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये हेक्सागन जो बनाया है ना, यहाँ पर जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं, लैटिस पॉइंट्स का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है, जहाँ पर किसी भी यूनिट सेल में कांस्टेंट पार्टिकल्स रखे होते हैं। एक चीज और बता दूं, ये तो मेरे पास कॉर्नर्स हो गए बच्चों। इसका ये फेस सेंटर हो गया, इसका ये फेस सेंटर हो गया। फेस हमारे पास एक ये भी है, देखिए मैं कितने फेस से गिना देता हूं। नंबर 1 इधर वाला, ये उधर वाला होगा नंबर 2, ठीक। एक इधर होगा नंबर 3, एक नंबर 4, नंबर 5, और एक पीछे वाला होगा नंबर 6, और नंबर 7 ये ऊपर वाला, और ऊपर नंबर 8। तो टोटल 8 फेस हो गए। इन 8 फेस में से सिर्फ 2 फेस पर ही आपको देखने को मिलेगा क्या, लैटिस पॉइंट में कांस्टेंट पार्टिकल। तो 8th वाले फेस पर और 7th वाले फेस पर आपको ये देखने को मिलेगा। और सारे कॉर्नर्स पे भी रखे होते हैं, सारे कॉर्नर पे भी रखे होते हैं। तो ऑल कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर, कौन से वाले, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ठीक। अच्छा, अभी यहां पर बॉडी सेंटर और बताने पड़ेंगे हमें। बॉडी सेंटर हम कैसे बता सकते हैं, देखो ये जो आपका फेस है ना, अगर इस पर बॉडी सेंटर रखा हुआ है तो इसके अगले वाले फेस पर वो चीज नहीं मिलेगी।
इसी तरह से इस फेस पर होगा पीछे वाले पे, तो इस वाले पे नहीं होगा तीसरे नंबर पे, फिर चौथे वाले पे होगा, तो पांचवें वाले पे नहीं होगा। अल्टरनेट फेस पर आपको बॉडी सेंटर पाए जाएंगे। देखो क्यूब में तो मैंने बॉडी डायगोनल बना के बॉडी सेंटर दिखा दिया था, यहाँ पर हेक्सागन में थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है 3D में मैं दिखाने के लिए। उसके लिए आपके पास पूरा एक हेक्सागन होना चाहिए, है ना। तो अभी हमारे पास वो चीज़ नहीं है, तो उसके लिए हम क्या समझेंगे, ऑल्टरनेट फेस पर आपको एक एक बॉडी सेंटर मिलेगा। तो टोटल कितने बॉडी सेंटर है हमारे पास, 3 बॉडी सेंटर्स होते हैं किसमें, हेक्सागन यूनिट सेल में। ठीक, तो प्लस बॉडी सेंटर। ठीक है बच्चों, तो अब हम चर्चा करेंगे जेड के बारे में। तो जेड हमारे पास कितना है देखते हैं, निकालते हैं। टोटल कॉर्नर्स कितने हैं बच्चों, कॉर्नर्स हमारे पास हैं टोटल 12। अब क्यूब की तरह हमें यह देखना पड़ेगा कि हर कॉर्नर का कितना शेयरिंग हो रहा है पर यूनिट सेल पे। इस कॉर्नर पे एटम रखा होगा, वो उसका कुछ पार्ट तो इस यूनिट सेल में पाया जाएगा ना। ये जो कॉर्नर है ना आपका बेटा, ये कॉर्नर आपको 6 यूनिट सेल में देखने को मिलेगा। कैसे, जरा मैं यहां पर बताता हूं। मैं देखिए, ये कॉर्नर कुछ ऐसे जाएगा, ये कुछ ऐसे जाएगा, एक यूनिट सेल ऐसे होगी, ठीक, और एक यूनिट सेल कुछ ऐसे होगी, ये वाली है ना। और एक इसके ऊपर रखी होगी, एक इस वाले ऊपर रखी होगी, और एक इस वाले के ऊपर रखी होगी। ठीक है, 1 2 3 ये प्लेन में, और 3 इसके ऊपर। तो ये कॉर्नर जो है ना, शेयर्ड बाई 6 हेक्सागोनल यूनिट सेल्स। ठीक है बच्चों, एक बात समझ में आ गई होगी आपको। और ये जो फेस सेंटर है, ये आपके एक और यूनिट सेल के कांटेक्ट में होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अभी हम जेड निकालने की कोशिश करते हैं। हमारे पास टोटल कॉर्नर कितने हैं, 12। ठीक, और एक कॉर्नर का शेयरिंग कितना है बच्चों, 1/6 है कि नहीं, क्योंकि ये कॉर्नर 6 और हेक्सागोनल यूनिट सेल के कांटेक्ट में आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस यूनिट सेल में ये जो कॉर्नर होगा, जो स्फीयर रखा होगा, 1/6 पोर्शन शेयर कर रहा होगा। जस्ट लाइक क्यूब के केस में देखा था हमने, 1/8 आया था। तो 1/6 इंटू 12 प्लस फेस सेंटर हमारे कितने हो गए, 2 इंटू 1/2। और ये बॉडी सेंटर है हमारे पास, ये तो पूरा अपना एक शेयर होगा इसका पार्ट, दिस इज नॉट शेयरिंग बाई एनी अदर यूनिट सेल। तो 3 इंटू 1 टोटल अब अगर आप सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, 6 2 जा 12 हो गया, और ये 1 हो गया। 2 + 1 + 3 = 6। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि हमारे पास टोटल 6 एटम पर यूनिट सेल आते हैं हेक्सागोनल में। ठीक है, अच्छा चलिए जरा इस फेस की बात कर लेते हैं। जो हमारा नीचे वाला फेस है ना, ये फेस आपको कुछ ऐसे नजर आता है। ठीक है, तो इस कॉर्नर पे जो पार्ट होगा ना 1/6 पोर्शन, तो अगर आप उसको देखेंगे ना तो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर ये जो एज लेंथ है कितनी है बच्चों, ए ही है ना। तो ए इज इक्वल टू आर, कितनी है इसमें, 2। एक ये आर है और एक ये आर है। तो ए इज इक्वल टू 2r। तो यहां पे रिलेशन क्या हो गया, नंबर 1 चीज ये निकालते हैं हम, नंबर 2 रिलेशन बिटवीन a एंड r विच इक्वल्स टू r इक्वल्स टू a/2। बोलो हाँ या ना। ठीक, दूसरी चीज आ गई। तीसरी चीज हम देखते हैं इसमें, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी, तो बच्चों पैकिंग एफिशिएंसी इसमें निकालेंगे, मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, आंसर 74% ही आता है नियरली। ठीक, कैसे निकाला जाएगा बच्चों, देखो ध्यान से। पैकिंग एफिशिएंसी का मैंने फॉर्मूला बताया था,
जेड इंटू नंबर, जेड क्या है हमारा नंबर ऑफ एटम, और इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फेरिकल यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100, ये होता है बच्चों। तो Z की वैल्यू मालूम पड़ेगी, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर मालूम पड़ेगी। अब समस्या आती है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल सर कैसे निकालेंगे। क्यूब के केस में तो ए क्यूब आ गया था, यहां पर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। देखिए बच्चों, हाइट कौन सी होती है, ये जो फेस सेंटर है, ये जो फेस सेंटर है यहां से लेके यहां तक की जो हाइट है, यहां से लेके यहां तक की जो हाइट है वो कहलाती है h। ठीक, यहां से लेके यहां तक की जो हाइट है, यानी कि इस हाइट का मल्टीप्लाई कर दूं बेस एरिया में। अब मुझे हाइट निकालना पड़ेगा, हाइट कितनी होती है, बेस एरिया में निकालूंगा कैसे। देखो बच्चों, बेस एरिया कैसे निकालेंगे। बेस एरिया निकालने के लिए अपन हेक्सागन दोबारा बनाते हैं। अगर ये फेस सेंटर है, इस लाइन को मैंने अगर ज्वाइन कर दिया, हर कॉर्नर से फेस सेंटर तक की लाइन को ज्वाइन कर दिया, तो मेरे को आप देखने को मिलेगा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। कितने इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल। टोटल कितने इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गए बच्चों, 6 है कि नहीं। और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हमें पता होता है, कितना होता है, √3/4 a स्क्वायर इंटू 6। ठीक, चलो बेस एरिया हमारे पास आ गया। अब हाइट कैसे निकालेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाइट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा बच्चों, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को कंसीडर करूंगा। ध्यान से देखिएगा, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, h/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, h/2। और ये लाइन मैंने अगर मिला दी, ये लाइन मैंने अगर मिला दी, और मैंने ये वाली लाइन भी मिला दी, तो आपको कुछ ट्राइंगल्स मिल रहे होंगे बच्चों। कौन कौन से ट्राइंगल मिल रहे हैं जरा देखते हैं। A, B, और इसको मैंने थोड़ा पूरा मिला दिया, C। मुझे यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालनी है, दैट इज h/2। ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की डिस्टेंस। ठीक, तो अगर मान लीजिए मुझे ये डिस्टेंस मालूम पड़ जाए कैसे भी करके, इसको मैंने पॉइंट को मान लिया O। ठीक, इस चीज को मैं मैग्नीफाई करके अभी दिखाने वाला हूं थोड़ी देर में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, उस वाले पार्ट को मैंने यहां पर मैग्नीफाई कर दिया थोड़ा सा। ये क्या था अपना ऊपर का फेस सेंटर, ये हमारा एक बॉडी सेंटर है ना, और ये जो 3 जो ट्राइंगल बना था उसका एक छोटा सा पार्ट है, ये जो पॉइंट है। यहां पर मैंने क्या किया है, B पॉइंट से यहां पर एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है, तो ये ट्राइंगल क्या है, AOB, अपना एक राइट ट्राइंगल बन गया। ये अपना क्या था, h/2। ये जो BC है बेटा, ये जो अपना BC है, ये हमारा रेडियस के बराबर होगा, R के बराबर। BO को मैंने मान लिया है x। ठीक, और ये जो AB है ना, ये हमारा 2R होता है। अब ये 2R कैसे आया, इसको अपन पैकिंग का एक टॉपिक आएगा, उसमें आपको नजर आएगा कि ये जो A पर जो फेस सेंटर है और B पर जो बॉडी सेंटर है, दोनों आपस में टच कर रहे होते हैं जब भी एटम रखे जाते हैं। इसलिए ये दोनों ही आपस में एक दूसरे टच करेंगे, तो रेडियस इसमें कितनी हो जाएंगी, एक ये वाले एटम की जो B पर रखा होगा और एक ये वाले एटम की जो A पर रखा होगा, तो रेडियस टोटल 2R हो गई। अब देखिए, इन राइट ट्राइंगल AOB, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BO स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर या AO स्क्वायर। AB स्क्वायर कितना हो गया हमारा, 2R स्क्वायर। BO स्क्वायर कितना हो गया, x स्क्वायर, h/2 स्क्वायर। तो
एच स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर। अब बच्चों x की वैल्यू मुझे अगर मालूम पड़ जाए तो मेरा काम हो जाएगा। अब इस ट्राइंगल में देखेंगे BOC में ये वाला जो कंपोनेंट होगा, इस एज का कंपोनेंट, ये एंगल क्या है हमारा 30 डिग्री होगा, ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब ये एंगल 30 डिग्री कैसे होगा, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो अगर ये 30 डिग्री है और हमारा BC R है, तो ये R इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, x cos थीटा या 30, बोलो हाँ या ना, x cos 30। क्यों होगा, क्योंकि दिस इज द कंपोनेंट अटैच विद द x। जो अटैच कंपोनेंट होता है वो cos थीटा होता है, और जो सेपरेट होता है परपेंडिकुलर वाला वो sin थीटा होता है। आपने फिजिक्स में वेक्टर पढ़ा होगा, वहां से मैंने उठाया ये टॉपिक। तो x की वैल्यू यहां से मैं पुट कर दूंगा इस पे, ठीक है। तो यहां से एच स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई कॉस 30। कॉस 30 कितना होता है बेटा, √3/2 इसका होल स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए बच्चों, ये 2 स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा, 4r स्क्वायर ऊपर जाएगा बच्चों, डिवाइड बाई 3 माइनस 4r स्क्वायर। ठीक, तो बच्चों वैल्यू निगेटिव में आ रही है, थोड़ा सा हमने कहीं गलती कर दी है। हाँ जी, यहाँ गलती किया हुआ है। जब ये इसको इधर ले जाएंगे, मतलब इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा। ये छोटी सी हमने गलती कर दी है, माइनस प्लस। तो कितना हो जाएगा ये, 3 4 या 12, 12 माइनस 4 8r स्क्वायर डिवाइड बाई 3। तो एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 4 इंटू 8r स्क्वायर डिवाइड बाई 3। ठीक है, चलिए अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे h की वैल्यू आ जाती है 4r√2/3। ठीक, ये आपकी हाइट की वैल्यू आ गई बच्चों। यहाँ पर इस तरह से हम पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी बराबर हो जाएगा 6z की वैल्यू आई थी बच्चों, इंटू 4/3πr³ स्फीयर का वॉल्यूम हो गया, इंटू 100 डिवाइड बाई, यहाँ पे आप क्या करेंगे, बेस एरिया। बेस एरिया कितना आया था, 6 इंटू √3/4a स्क्वायर। ठीक है ना, √3/4a स्क्वायर इंटू यहाँ पे h की वैल्यू क्या आएगी, 4r√2/3 हो गया। जब आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या सिंप्लीफाई करेंगे, a की जगह हम क्या रख देंगे, यहाँ पर 2r रख देंगे। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया। तो अभी 4πr³ इंटू 100 डिवाइड बाई 3 नीचे आएगा, और ये वाला 4 ऊपर पहुंच जाएगा बेटा। ठीक है, √3a स्क्वायर, a स्क्वायर की जगह यहाँ पर 4r स्क्वायर आएगा बेटा, 4r स्क्वायर इंटू 4r√2/3। देखो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, r स्क्वायर r³ कैंसिल हो गया बच्चों, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया बच्चों। ठीक है, अभी जब आप इसको पूरा सा सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आपके पास 74.06% ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है आपको यहां पर मिल गया पैकिंग एफिशिएंसी विच इज इक्विवेलेंट टू द पैकिंग एफिशिएंसी दैट वी हैव कैलकुलेटेड इन फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है बच्चों, अच्छा यहां पर पैकिंग एफिशिएंसी ये आ गई। कोऑर्डिनेशन नंबर हमें याद रखना है डायरेक्टली। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12। ठीक है, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता है सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, थर्ड क्या होगा, है ना। अभी तो कोई क्वेश्चन आया भी नहीं, एडवांस तक में भी कोई क्वेश्चन नहीं आया है। तो फिलहाल आप कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें डायरेक्टली लर्न कर सकते हैं, 12 होता है। ठीक है, आसानी से पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास जो अभी यूनिट सेल मैंने बनाई थी, तो बी सेंटर पे जो आइटम रखा होगा वो 6 ऊपर की तरफ होंगे और 6 नीचे की तरफ होंगे, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो ये हमारे सारे के सारे यूनिट सेल हो गए जो हमारे सिलेबस में है। हमने हर यूनिट सेल में नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स पढ़े पर यूनिट सेल। इसके बाद हमने क्या कहते हैं एफिशिएंसी देखी, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर देखा, उसके बाद कुछ कोऑर्डिनेशन नंबर भी देख लिए, फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, एनसीईआरटी में क्वेश्चंस पड़े हुए, इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको दे रहा हूं बच्चों। यहां पर a compound is formed by element A
and B, A are at all face center of cube and B are at all body center, है ना। Deduce the empirical formula of compound, empirical formula of compound। ऐसे क्वेश्चंस आपको अक्सर मिल जाएंगे एनसीईआरटी में, जेईई मेंस में, नीट में, है ना। यू विल फाइंड सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस अ लॉट। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस? इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चंस। कैसे सॉल्व करेंगे? आपको देखना क्या ए कहां पर है, ऑल फेस सेंटर, यानी कि क्यूब में कितने फेस सेंटर्स होते हैं, 6 होते हैं। तो इसमें आप निकालेंगे कि एक्चुअली में एक क्यूबिक यूनिट सेल में कितने ए हैं। तो 6 इंटू 1/2 दैट इज 3, सिंपल। इसी तरह से बी कहां पर है, बॉडी सेंटर पर है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे क्या करेंगे बेटा, बॉडी सेंटर तो 1 ही होता है, जिसपे कंट्रीब्यूशन 1 इंटू 1 होगा, यानी कि 1। अब सिंपली इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए जितने भी एटम आए हैं उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लीजिए। दिस इज ऑलरेडी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है दिस इज इन द होल नंबर, दिस मस्ट बी इन द होल नंबर, दिस शुड नॉट बी इन द डेसिमल पार्ट और एनी इन फ्रैक्शनल पार्ट। इफ इट इज इन फ्रैक्शनल पार्ट, मेक इट होल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग बाय एप्रोप्रिएट नंबर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलो, एक एलिमेंट है, उसमें पूरा लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, x है, y है और z है। ये कह रहा है हाफ ऑफ बॉडी, हाफ ऑफ फेस सेंटर। ठीक है, चलिए, y हमारा है 1/4 ऑफ कॉर्नर्स और z हमारा है ऑल एज सेंटर, एज सेंटर। तो कैसे निकालेंगे? हमारे पास आधे फेस सेंटर पे ही रखा हुआ है, यानी कि 1/2 ऑफ 6 इंटू 1/2। ये 1/2 क्यों किया? क्योंकि आधे फेस सेंटर पे रखा है। ये 1/2 क्यों किया? क्योंकि कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। तो कैसे, कितना आएगा आंसर? 3/2 आ जाएगा बच्चों। 1/4 ऑफ कॉर्नर, 8 कॉर्नर होते हैं, इसका 1/4 निकालेंगे और इस पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। कितना आ गया आंसर? 1/4। ऑल ए सेंटर, ए सेंटर कितनी होती है? 12। कंट्रीब्यूशन 1/4 बताया हुआ है जी मैंने। कितना हो गया? 3। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x 3/2, y 1/4, z 3। अब यहां पे देखिए, दिस इज नॉट द सिंपलेस्ट एम्पिरिकल फॉर्मूला, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय अप्रोप्रिएट नंबर। हाउ टू डू ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग? जस्ट मल्टीप्लाइंग बाय 4 इन होल इक्वेशन। जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 द 4, ये 6 हो जाएगा, y 1 आएगा, z 12 आएगा। सो दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। इस तरह से हमें ये क्वेश्चंस करने होते हैं। ये तो एनसीईआरटी लेवल के हैं। एडवांस लेवल पे क्या होता है कि किसी भी कॉर्नर के थ्रू हमने कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री जो होते हैं ना, अब एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मैंने टर्म यूज किया है। 3 तरह के एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होते हैं, जिसके बारे में मैं आपके लिए एक जल्दी वीडियो बनाऊंगा। उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री, तीनों कवर होंगे। उसके बेस पर क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं। फिलहाल उसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो ये हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, आप कर लेना, आपसे हो जाएंगे सवाल। अब हम अगले टॉपिक पर बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। कैसे निकाले जाते हैं, इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये बच्चों अगला टॉपिक है हमारे पास डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। देखिए, आपने डेंसिटी का फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा। बेसिक फॉर्मूला डेंसिटी निकालने का क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। बोलिए बच्चों। तो डेंसिटी इक्वल्स टू होता है हमारे पास, डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करेंगे, मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। जी हाँ। अब देखो बच्चों, यहां पर जो मास ऑफ यूनिट सेल है, इसका मतलब क्या है? मेरे पास मान लो एक क्यूब दिया गया है, तो क्या जो क्यूब का मास है वही मास यूनिट सेल का? नहीं। मास ऑफ यूनिट सेल का मतलब है कि यहां पर जो कांस्टेंट पार्टिकल्स रखे गए हैं ना,
उनका एक्चुअली में मास कितना है, दैट इज ऑटोमेटिकली कंसिडर्ड एज अ मास ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो मास ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, एक फॉर्मूला मैंने पढ़ा होगा बेटा, N/Na इज इक्वल्स टू W डिवाइड बाई मोलर मास। मोल कॉन्सेप्ट में ये फॉर्मूला पढ़ा है हमने सभी ने। क्या होता है, N/Na इक्वल्स टू W बाई M। तो N यहां पर हमारा हो जाता है Z डिवाइड बाई Na। W होता है हमारे पास जो मास निकालना है, तो W की वैल्यू क्या आ गई, M इंटू Z डिवाइड बाई Na। यहां पर M क्या है, मोलर मास, Z है हमारा नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल। ठीक, और Na हमारा क्या है, आवेगाद्रो नंबर, ये भी हमें पता है। ठीक, और रो क्या है हमारी, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल है कि नहीं। तो अब इस W को उठा के यहां रख देंगे, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, M इंटू Z डिवाइड बाई Na इंटू AQ। AQ क्या हमारा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये तो पता ही है हमें। ये जो आंसर आएगा बेटा ग्राम पर सेंटीमीटर में आएगा इफ मोलर मास इज इन ग्राम पर मोल। ठीक, ये आंसर किलोग्राम पर मीटर क्यूब में भी लिखा हो सकता है कहीं कहीं। इफ मोलर मास इज इन किलोग्राम पर मोल। ठीक बच्चों, इस बात का ध्यान देना है। अगर सेंटीमीटर क्यूब में है तो एज लेंथ यहां पर ए क्या है, एज लेंथ इन सेंटीमीटर, इन सेंटीमीटर। ये बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है बेटा, एज लेंथ इन द सेंटीमीटर। अगर मीटर क्यूब में आंसर पूछा तो ये कैसे होनी चाहिए, मीटर क्यूब में। कुछ कन्वर्जन हमें पता होनी चाहिए। 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर -12 मीटर इक्वल्स 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10 टू द पावर -10 मीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर -9 मीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो एज लेंथ है ना आपको कुछ भी दी जा सकती है किसी भी यूनिट में। एक इस डेंसिटी पे सवाल कर लेते हैं। एक बात और मैं बता दूं बच्चों, Z की जो वैल्यू है हमें पता ही है, फॉर BCC इट इज टू कब होगी, फॉर एलिमेंट ओनली, फॉर एलिमेंट ओनली। ये बात शायद मैंने पिछले लेक्चर में बताई हुई है। Z विल बी 1 फॉर BCC फॉर आयनिक कंपाउंड। जी हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है। जैसे CaCl दिया हुआ है तो इसके लिए आपको Z की वैल्यू क्या लेनी है, 1। अब ये BCC वगैरह CaCl का इससे क्या कनेक्शन है, इसके लिए हम आयनिक क्रिस्टल पढ़ते हैं स्पेशल, वहां पर ही चीजें क्लियर होंगी। तो फिलहाल आपको मैंने अभी तक डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल के बारे में बता दिया है। क्वेश्चंस बड़े आसान से आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चंस करा देता हूं मैं इस पे बच्चों। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एन एलिमेंट क्रिस्टलाइज इन BCC हैविंग एज लेंथ 5 एंगस्ट्रॉम एंड मोलर मास इज 60 ग्राम पर मोल, कैलकुलेट डेंसिटी। कैलकुलेट डेंसिटी तो कैसे करेंगे बच्चों ये सवाल। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है Z इंटू M डिवाइड बाई AQ इंटू Na। ठीक, Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, मोलर मास 60 दिया हुआ है बच्चों, Na की वैल्यू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू AQ क्या होगा यहाँ पर। देखो बच्चों आंसर हमें चाहिए मान लीजिए ग्राम पर सेंटीक्यूब में, तो AQ हम निकालेंगे 5 एंगस्ट्रॉम है ना, एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो अभी 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या था, 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। इसका होल क्यूब कितना आएगा, 125 इंटू 10 टू द पावर -24 सेंटीमीटर क्यूब। इस वैल्यू को पुट कर देंगे यहां पर 125 इंटू 10 टू द पावर -24। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं राउंड ऑफ करके इसको 6 मान लिया, तो 6 से ये 10 टाइम्स कटेगा तो ये कितना आएगा 20 हो गया। इसको 5 से काट दो, इसको यहाँ पर 5 दूनी 10 और 5 25 कितना हो गया
4/25 और देखो 10 टू पावर 23 है, 10 टू पावर -24 है। ये -1 पावर बचेगी, -1 पावर ऊपर जाएगी, 40/25। तो फिर 5 से काट दो, कितना जाएगा 5 25, 5 8 40। आगे जाके सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। इस तरह के सवाल एनसीईआरटी में पड़े हुए हैं, आप कर लीजिएगा। तो दो तरह के सवाल आप आज सॉल्व कर सकते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालना होता है प्लस डेंसिटी कैसे निकालनी होती है। ठीक है, तो डेली बेसिस पर मैं आपको लेक्चर अपलोड कर रहा हूं। दिस इज 4th लेक्चर। अगले लेक्चर में मैं आपको पैकिंग के बारे में पढ़ाने वाला हूं, 1D पैकिंग, 2D पैकिंग, 3D पैकिंग और वॉइड्स का थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट वहां पर होता है। ठीक है बच्चों, तो आप सभी को आई होप कि इस पेंडेमिक फेज में इन सारे लेक्चर से फायदा हो रहा होगा। उम्मीद करता हूं आपको पसंद भी आ रहा होगा और समझ भी आ रहा होगा। अगर आप समझ में आ रहा है तो आप प्लीज उसको कंफर्मेशन के तौर पर, या डाउट है कोई कंफर्मेशन के तौर पर, कमेंट बॉक्स में आप यहां पर मुझे बताइए। योर कमेंट, योर एवरी कमेंट एंड योर एवरी लाइक विल एनकरेज मी टू पोस्ट मोर वीडियोज। अगर आपको किसी भी टॉपिक में अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसका वीडियो मैं जल्द से जल्द लेके आऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे परमिशन लेता हूं। बी सेफ, बी हेल्दी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।